Audio Jungle. हेलो साथियों, नमस्कार। एक और सीरीज में आपका स्वागत है और आज हम भारत विश्व का सामान्य ज्ञान यहाँ पर देखने वाले हैं। सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे साथियों। ये सीरीज आप देखेंगे यहाँ पर 50 टॉपिक के लगभग 500 क्वेश्चन यहाँ पर कवर कर पाएंगे साथियों। 50 टॉपिक हम यहाँ पर देखेंगे जिसके माध्यम से आप 500 क्वेश्चन कवर कर सकते हैं। यहाँ पर इतना सारा कंटेंट हमने यहाँ पर आपको बता दिया साथियों। तो सीरीज को लास्ट तक देखिएगा। चैनल पर पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर। और ये सीरीज सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। चाहे आप 9th में हो, 10th में हो या फिर 11th 12th किसी में भी हो आप, ये सीरीज आपके लिए महत्वपूर्ण है साथियों। राज्य व केंद्रीय स्तर की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है यह सीरीज, जिसमें हम 50 टॉपिक यहाँ पर कवर करेंगे। 500 क्वेश्चन के बराबर होगा ये। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं साथियों। सीरीज आपके लिए महत्वपूर्ण है और ऐसा मान लो कि भारत विश्व का सामान्य ज्ञान मतलब संपूर्ण सामान्य ज्ञान पर हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं साथियों। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। चैनल पर पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर ये पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हो तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना, ताकि आपको ये पूरा कंटेंट लिखा हुआ मिल जाए। तो सीरीज को शुरू करते हैं। देखो यहाँ पर पहला जो है यहाँ पर टॉपिक हमने ले लिया है। अगर यहाँ से कोई क्वेश्चन बनता है ना साथियों, तो इसकी आप सामान्य जानकारी यहाँ पर देख पाएंगे। जैसे कैस्पियन सागर के बारे में आप यहाँ पर देखेंगे कि ये विश्व का सबसे बड़ा अंतर्देशीय जल निकाय है और वास्तव में ये क्या है, खारे पानी की झील है। ये आपको यहाँ पर देखना है। इसकी स्थिति की बात करें तो ये कहाँ पर है, स्थिति का मतलब इसकी स्थिति कहाँ पर है, ये कहाँ पर है ना। तो आप याद रख सकते हैं यहाँ पर यूरोप एशिया सीमा, यूरोप एशिया की सीमा पर है ये कैस्पियन सागर। ये आप यहाँ पर याद रखेंगे साथियों। अगर सीमावर्ती देशों की बात करें तो ये इसके देश है, सीमावर्ती देश है, रूस, कजाकिस्तान, ईरान, अजरबैजान। और कैस्पियन सागर की विशेषता क्या है? कैस्पियन सागर की विशेषता की बात करें तो यहाँ पर कैस्पियन सागर की विशेषता की बात करें तो साथियों देखो, विशेषता में आपको याद रखना, कैस्पियन सागर कोई प्राकृतिक निकास नहीं है। और महत्व क्या है, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और केवीआर का उत्पादन होता है यहाँ पर। ये आप यहाँ पर कैस्पियन सागर के बारे में याद रखेंगे। अब यहाँ से कोई क्वेश्चन बनता है साथियों, चाहे 10 क्वेश्चन बने यहाँ पर, है ना, तो आप यहाँ पर आसानी से बता सकते हैं। इसके बाद में देखते हैं, अगला है यहाँ पर मृत सागर। मृत सागर के बारे में भी आपको याद रखेंगे यहाँ पर, मृत सागर। और ये क्या है, विश्व का सबसे खारा जल निकाय। और स्थिति क्या है इसकी, ये कहाँ पर है, तो इजराइल और जॉर्डन के बीच में है ये। विशेषता की बात करें तो देखो यहाँ पर विशेषताओं में आप याद रखें, अत्यधिक लवणता के कारण इसमें मनुष्य तैरता है। और पृथ्वी का सबसे निचला स्थल है, समुद्र तल से लगभग 430 मीटर नीचे। जल स्रोत की बात करें तो जॉर्डन नदी याद रखें। तो ये मृत सागर के बारे में आपने यहाँ पर सामान्य जानकारी देखी साथियों। इसके बाद में देखो स्वेज नहर। स्वेज नहर के बारे में भी आप याद रखिएगा। यहाँ पर स्वेज नहर के बारे में क्या है महत्वपूर्ण, स्वेज नहर के बारे में आपको याद रखना है। ये कहाँ पर है, तो ये मिस्र में है स्वेज नहर। और किसको जोड़ती है, ये भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने का काम करती है। और स्वेज नहर का जो महत्व है, महत्व आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये एशिया और यूरोप के बीच सबसे छोटी समुद्री मार्ग है और अफ्रीका महाद्वीप को एशिया से अलग करती है। निर्माण आप यहाँ पर याद रख सकते हैं, इसका निर्माण 1869 में हुआ। विशेषता क्या है, विशेषता देखो इसमें विशेषता है, इसमें ताले नहीं है, लॉक्स। ये आप यहाँ पर देखेंगे। चौथा है यहाँ पर वामावर्त। चौथा क्या है, वामावर्त याद रखें। वामावर्त के बारे में आपको महत्वपूर्ण जानकारी देखनी है यहाँ पर। और जानकारी क्या है, देखो घड़ी की सुई की विपरीत दिशा, वामावर्त किसे कहते हैं, घड़ी की सुई की विपरीत दिशा। उदाहरण देखो यहाँ पर, जैसे उत्तरी गोलार्ध में चक्रवातों की गति वामावर्त होती है और पृथ्वी की अधिकांश पवन प्रणालियाँ, ये भी आप यहाँ पर ध्यान रखें। पांचवा है सिंधु नदी। सिंधु नदी के बारे में क्या याद रख सकते हैं यहाँ पर, सिंधु नदी के बारे में, सिंधु नदी की सामान्य जानकारी देखो यहाँ पर, भारत और पाकिस्तान की प्रमुख नदी है ये। अच्छा, इसका उद्गम कहाँ से होता है, तो तिब्बत याद रखें, तिब्बत चीन में है ना। और परवा, परवा है भारत, लद्दाख, पाकिस्तान, अरब सागर। और इसका महत्व क्या है, तो महत्व है सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ, पाकिस्तान की जीवन रेखा है ये। और मुख्यतः सहायक नदियाँ कौन कौन सी है इसकी, तो सहायक नदियों की बात करें तो यहाँ पर देखो सहायक नदियाँ हैं, झेलम है, चिनाब है, रावी है, व्यास, सतलुज, ये इसकी सहायक नदियाँ हैं साथियों। अगला है मानसरोवर झील। मानसरोवर झील के बारे में याद रखें, स्थिति क्या है, कहाँ पर है ये, तिब्बत।
तिब्बत चीन में है ये। और इसका महत्व क्या है? महत्व देखो यहाँ पर इसका महत्व है, सिंधु नदी का उद्गम क्षेत्र माना जाता है मानसरोवर झील, ये आप यहाँ पर देखेंगे। हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म में ये पवित्र है। विशेषता क्या है इसकी? विशेषता है भाई विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित मीठे पानी की झीलों में से एक है ये। और ये पास में ही, इसके पास में ही क्या है, राक्षस ताल यानी खारे पानी की झील स्थित है। टॉर्नेडो का मुख्य संबंध उत्तरी अमेरिका से ही क्यों है? तो देखो इसके बारे में आप इसके कारण याद रख सकते हैं। टॉर्नेडो सबसे अधिक संयुक्त राज्य अमेरिका में आता है, क्योंकि यहाँ पर इसका जो प्रमुख कारण है भू आकृति के कारण है। अमेरिका का मध्य भाग समतल मैदान है। अच्छा, दूसरा है वायु द्रव्यों का टकराव। उत्तर से ठंडी ध्रुवीय हवा चलती है और दक्षिण से गर्म और आर्द्र हवा मेक्सिको की खाड़ी, और पश्चिम से शुष्क हवा, ये याद रखेंगे यहाँ पर। तीसरा है इन वायु द्रव्यों के तीव्र टकराव से भयंकर चक्रवाती तूफान बनते हैं, जिसे आप क्या कह सकते हैं, टॉर्नेडो कहते हैं। इसलिए अमेरिका को क्या बोलते हैं, टॉर्नेडो एली। अमेरिका को टॉर्नेडो एली के नाम से जाना जाता है। टाइफून के बारे में आपको याद रखना है। प्रभावित क्षेत्र, प्रभावित क्षेत्र क्या है, चीन सागर है, पूर्वी एशिया है, जापान है, फिलीपींस है। यही चक्रवात अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, जो आपको यहाँ पर याद रखना है। अटलांटिक महासागर में इसे हेरिकेन के नाम से जानते हैं, हिंद महासागर में इसे साइक्लोन कहते हैं, और टाइफून कहाँ पर कहते हैं इसे, प्रशांत महासागर में इसे टाइफून कहते हैं। और विशेषता है इसकी तीव्र वर्षा, तेज हवाएं और भारी तबाही। नव्वा जो है यहाँ पर, नव्वा क्या है, प्रतिचक्रवात। प्रतिचक्रवात के बारे में याद रखें, ये उच्च दाब का क्षेत्र होता है और इसमें हवाएं केंद्र से बाहर की ओर चलती है। प्रतिचक्रवात में आपको याद रखना है उच्च दाब का क्षेत्र होता है ये, और इसमें हवाएं केंद्र से बाहर की ओर चलती है। और मौसम प्रभावित होता है इसका, तो मौसम प्रभाव जैसे साफ आसमान होता है, कम वर्षा होती है, स्थिर मौसम रहता है। चक्रवात के विपरीत प्रकृति का होता है ये, चक्रवात के विपरीत प्रकृति का होता है ये प्रतिचक्रवात, ये भी आप यहाँ पर ध्यान रखें। टॉर्नेडो के बारे में आपको याद रखना, टॉर्नेडो एक अति निम्न दाब केंद्र होता है। टॉर्नेडो एक अति निम्न दाब केंद्र होता है और ये घूर्णन करती हुई तीव्र वायु स्तंभ होता है। सबसे अधिक प्रभाव उत्तरी अमेरिका में पड़ता है और विशेषता जो है इसकी बहुत कम क्षेत्र में अत्यधिक विनाशकारी होता है। तो टॉर्नेडो आप ध्यान रखें। इसके बाद में है डोलड्रम। डोलड्रम क्या है, यहाँ पर आपको याद रखना है डोलड्रम के बारे में। डोलड्रम क्या है, तो देखो यहाँ पर डोलड्रम के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। डोलड्रम भूमध्य रेखा के आसपास स्थित अल्पदाब है, अल्पदाब का क्षेत्र है ये भी आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। और इसे क्या कहते हैं, इसका शॉर्टकट नाम याद रख सकते हैं यहाँ पर ITCZ। डोलड्रम की विशेषता देखो, यहाँ पर डोलड्रम की विशेषता है हवाएं बहुत धीमी या शांत या अधिक गर्मी और वर्षा होती है। पुराने समय में जहाज यहाँ फंस जाते थे। डोलड्रम के बारे में आप ये भी याद रखेंगे। इसके बाद में देखो 12वां है जुड़वा खनिज। जुड़वा खनिज सीसा और जस्ता को कहते हैं। जुड़वा खनिज किसको कहते हैं, सीसा और जस्ता को कहते हैं। सीसा और जस्ता को जुड़वा खनिज कहा जाता है। इसका कारण है दोनों खनिज एक ही अयस्क में पाए जाते हैं। जुड़वा खनिज क्यों कहते हैं, क्योंकि दोनों खनिज एक ही अयस्क में पाए जाते हैं, इसलिए इसे जुड़वा खनिज कहते हैं। इसका उपयोग होता है, देखो सीसा का उपयोग बैटरी केबल में काम लिया जाता है। और जस्ता जो है जस्तीकरण मिश्र धातु, ये भी आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। अगला है यहाँ पर निकेल। निकेल के बारे में भी आप याद रखें। यहाँ पर निकेल एक धात्विक खनिज है। निकेल क्या है, निकेल धात्विक खनिज है और उपयोग होता है इसका स्टेनलेस स्टील, सिक्के, बैटरी। और विश्व में सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है, कनाडा में होता है। भारत में ओडिशा और झारखंड में निकेल का उत्पादन होता है साथियों। इसके बाद में देखो यहाँ पर सिलिकॉन घाटी। सिलिकॉन घाटी के बारे में याद रखेगा, इसकी स्थिति कैलिफोर्निया है, अमेरिका। सिलिकॉन घाटी कहाँ पर है, कैलिफोर्निया, अमेरिका। और यह विश्व की IT और टेक्नोलॉजी हब है। यहाँ पर स्थित है गूगल, एप्पल, फेसबुक, इंटेल। इसे आधुनिक तकनीकी का केंद्र कहा जाता है। सिलिकॉन घाटी के बारे में आपको यह महत्वपूर्ण जानकारी याद रखनी है। इसके बाद में देखो यहाँ पर जोहान्सबर्ग। जोहान्सबर्ग के बारे में ध्यान रखें। जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में है और प्रसिद्ध क्यों है ये, इसकी प्रसिद्धि का कारण है ये स्वर्ण खनन के लिए जाना जाता है, जिसे इसे क्या कहते हैं, सिटी ऑफ गोल्ड। और देखो यहाँ पर महत्वपूर्ण क्या है, सऊदी अरब। सऊदी अरब देखो पेट्रोलियम के लिए जाना जाता है, खनिज तेल के लिए। ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है। इसकी विशेषता यानी विश्व के प्रमुख तेल निर्यातक देशों में
ओपीईसी का प्रमुख सदस्य है। आर्कटिक महासागर के बारे में याद रखें, विश्व का सबसे छोटा महासागर है ये। आर्कटिक महासागर विश्व का सबसे छोटा महासागर है और ये उत्तरी ध्रुव के आसपास है। अधिकांश समय बर्फ से ढका रहता है ये। इसका महत्व है खनिज तेल के लिए, गैस और नई समुद्री मार्ग संभव नहीं होती। तो ये आर्कटिक महासागर है। बरमूडा त्रिभुज ये क्या है? बरमूडा त्रिभुज इसकी स्थिति है उत्तरी अटलांटिक महासागर और सीमाएं है मियामी बरमूडा द्वीप। और इसके बाद में एक और आपको याद रखनी है, प्यूर्टो रिको। और प्रसिद्धि का क्या कारण है? प्रसिद्धि का कारण है जहाज़ों और विमानों के रहस्यमय रूप से गायब होने की कथाएं। अच्छा, 19वां क्या है? उत्तरी अटलांटिक महासागर। उत्तरी अटलांटिक महासागर के बारे में आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। उत्तरी अटलांटिक महासागर के बारे में याद रखें। अटलांटिक महासागर का उत्तरी भाग विश्व का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग है और यूरोप अमेरिका का व्यापार का मुख्य क्षेत्र है ये। 20वां है यहाँ पर काला सागर। काला सागर के बारे में याद रखें, यूरोप और एशिया के बीच में है ये और सीमावर्ती देश याद रखें, तुर्की है, रूस है, यूक्रेन है, जॉर्जिया है, बुल्गारिया है, रोमानिया है। सिर्फ रूस में ही नहीं बल्कि रूस एक सीमावर्ती देश है, ये भी आप यहाँ पर ध्यान रखें। इसके बाद में देखो सारगेसो सागर। सारगेसो सागर क्या है? सारगेसो सागर के बारे में याद रखें, ये कहाँ पर है? तो उत्तरी अटलांटिक महासागर याद रखें। और सारगेसो सागर की जो विशेषता है, चारों ओर से महासागरीय धाराओं से घिरा हुआ है। कोई तटीय सीमा नहीं, कोई तटीय सीमा नहीं। सारगेसम घास पाई जाती है। तो ये सारगेसो सागर है जो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अगला है यहाँ पर सबसे अधिक लवणीय सागर। सबसे अधिक लवणीय सागर कौन सा है? मृत सागर है। मृत सागर के बारे में याद रखें, इसकी स्थिति है इजराइल जॉर्डन। इजराइल जॉर्डन याद रखें यहाँ पर मृत सागर के बारे में। और इसकी जो विशेषता है, ये अत्यधिक लवणता पाई जाती है। इसमें अत्यधिक लवणता है और मनुष्य आसानी से तैर सकता है और पृथ्वी का सबसे निचला स्थल है ये। अच्छा, अगला है यहाँ पर तांबा उत्पादन में अग्रणी देश। तांबा उत्पादन में अग्रणी देश कौन सा है? तो यहाँ पर प्रथम स्थान वैसे देखा जाए तो यहाँ पर देखो, विश्व में प्रमुख तांबा उत्पादक जो है यहाँ पर चिली का नाम आता है। चिली प्रथम स्थान। और अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया के भी नाम आपको देखने को मिलेगा, लेकिन परीक्षा में चिली सबसे सही उत्तर माना जाता है। अच्छा, अगला है यहाँ पर कालगुरली। कालगुरली क्या है? कालगुरली के बारे में याद रखें। यहाँ पर कालगुरली क्या है? तो कालगुरली क्षेत्र है और ये पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में आता है और इसकी प्रसिद्धि का कारण है, कालगुरली प्रसिद्ध है किसके लिए? स्वर्ण के लिए प्रसिद्ध है। स्वर्ण का उत्पादन होता है यहाँ पर। इसे गोल्डन माइल क्षेत्र भी कहा जाता है। ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है। इसके बाद में यहाँ पर देखो, सडबरी खान। सडबरी खान ये कनाडा में है। कहाँ पर है ये? सडबरी खान कनाडा में है। प्रसिद्ध है यहाँ पर निकेल, तांबा, प्लेटिनियम इसका उत्पादन होता है यहाँ पर। सडबरी खान से किसका खनन होता है? तो ये आपको यहाँ पर देखना है। निकेल है, तांबा है, प्लेटिनियम है, पीजीई समूह और विश्व की प्रमुख खनन पट्टियों में से एक है ये सडबरी खान। इसके बाद में देखो यहाँ पर 26 नंबर पर है आपका। 26 नंबर पे क्या है देख लेते हैं यहाँ पर। रेनेल धारा। रेनेल जलधारा के बारे में भी याद रखें यहाँ पर। रेनेल जलधारा क्या है? ये अटलांटिक महासागर की एक जलधारा मानी जाती है और कुछ प्रतियोगी परीक्षाओं में इसे ठंडी जलधारा के रूप में भी पूछा जाता है। यह भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। परवाल भित्ति। परवाल भित्ति क्या है? ये समुद्र में पाई जाने वाली चूना पत्थर निर्मित जैविक संरचना होती है और इसका निर्माता होता है परवाल जीव। और प्रसिद्ध उदाहरण यहाँ पर याद रख सकते, इसका प्रसिद्ध उदाहरण याद रख सकते हैं यहाँ पर, ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया। 28 नंबर पर है विश्व का प्रमुख लौंग उत्पादन कहाँ पर होता है? विश्व का प्रमुख लौंग उत्पादन जंजीबार में होता है। जंजीबार तंजानिया में आता है, ये अफ्रीका महाद्वीप याद रखें। इसके बाद में देखो यहाँ पर प्रसिद्धि है लौंग के कारण, क्योंकि यहाँ पर लौंग का उत्पादन होता है। इसे क्या कहते हैं? स्पाइस आइलैंड भी कहते हैं। ये भी आप यहाँ पर ध्यान रख सकते हैं। इसके बाद में 29 नंबर पर भारत में चाय उत्पादन। भारत में देखो चाय उत्पादन की बात करें तो यहाँ पर देखो, भारत विश्व के प्रमुख चाय उत्पादक देशों में से एक है। प्रमुख चाय उत्पादक क्षेत्र याद रखें, यहाँ पर सबसे ज़्यादा चाय का उत्पादन होता है असम में सबसे अधिक, और पश्चिम बंगाल, दार्जिलिंग, डुआर्स और तमिलनाडु, केरल। और जलवायु कौन सी है? तो चाय के लिए जलवायु आप याद रखें यहाँ पर
उष्ण और आर्द्र अधिक वर्षा। 30 नंबर पर बागानी कृषि के बारे में ध्यान रखेंगे। बागानी कृषि यानी बड़े क्षेत्र में एक ही फसल उगाई जाती है और पूंजी प्रधान कृषि उत्पादन मुख्यतः निर्यात हेतु होता है और प्रमुख फसलें हैं चाय है, कॉफ़ी है, रबर है, गन्ना है, तो ये बागानी कृषि के अंतर्गत आती है। इसके बाद में 31 नंबर पे है कॉफ़ी कहवा उत्पादन, ये ब्राज़ील में होता है। ब्राज़ील में होता है कहवा उत्पादन, तो ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। कॉफ़ी का उत्पादन ब्राज़ील में। ब्राज़ील विश्व का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक देश है। और जलवायु कौन सी है, तो जलवायु याद रखें उष्णकटिबंधीय और मध्यम वर्षा, और मृदा कौन सी, लाल और ज्वालामुखी है। तो ये कॉफ़ी का उत्पादन ब्राज़ील में होता है, कहवा याद रखें। यहाँ पर 32 नंबर पे हैं यहाँ पर विश्व की कहवा मंडी साओ पाओ, याद रखें यहाँ पर, है ना, विश्व की कहवा मंडी साओ पाओ, और विश्व की सबसे बड़ी कॉफ़ी मंडी माना जाता है ये। और कॉफ़ी के व्यापार के लिए, कॉफ़ी के व्यापार और निर्यात का प्रमुख केंद्र है ये। 33 नंबर पे है कहवा कॉफ़ी की जलवायु। कॉफ़ी की जलवायु की बात करें तो यहाँ पर देखो कॉफ़ी की जलवायु है उष्णकटिबंधीय जलवायु की फसल है ये, और आवश्यकताएं हैं इसकी 15 से 28 डिग्री तापमान याद रख सकते हैं यहाँ पर। 150 से 250 सेमी वर्षा याद रखेंगे यहाँ पर, और छायादार वृक्षों की आवश्यकता होती है, ये आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे साथियों। अगला है यहाँ पर भारत में कोयला भंडार। भारत में कोयला भंडार की बात करें तो झारखंड का नाम आपने सुना होगा। भारत में कोयला भंडार झारखंड, है ना, झारखंड भारत का सबसे बड़ा कोयला भंडार राज्य है। और प्रमुख कोयला सेक्टर की बात करें तो झरिया है, बोकारो है, धनबाद है, गिरिडीह है, ये आप यहाँ पर ध्यान रख सकते हैं। इसके बाद में है अवसादी चट्टानें। अवसादी चट्टानें परतों में जमाव से बनती है, इसमें इनमें जीवाश्म पाए जाते हैं। और खनिज ईंधन की बात करें तो कोयला, पेट्रोलियम इन्हीं से प्राप्त होता है। और उदाहरण है जैसे बलुआ पत्थर है, चूना पत्थर है, अवसादी चट्टानें, है ना, ये आप यहाँ पर ध्यान रखें। डिग बॉय की बात करें तो यहाँ पर आपको याद रखना है डिग बॉय के बारे में। डिग बॉय क्या है, यह स्थान असम में है और महत्व है इसका भारत में खनिज तेल का उत्पादन सर्वप्रथम यहीं से हुआ था साथियों, ये आपको याद रखना है। भारत में खनिज तेल का उत्पादन सबसे पहले कहाँ से शुरू हुआ, तो डिग बॉय याद रखें, स्थान असम, और इसे भारत का पहला तेल सेक्टर कहा जाता है, ये भी ध्यान रखें यहाँ पर। 37 नंबर पे है हजारीबाग। अबरक के लिए जाना जाता है, अबरक का उत्पादन होता है यहाँ पर। अबरक का उत्पादन कहाँ पर होता है, तो हजारीबाग। अबरक स्थान झारखंड है। विशेषता इसकी देखो, विश्व की उत्तम गुणवत्ता का अबरक यहाँ पर पाया जाता है। और उपयोग होता है विद्युत उद्योग में, इलेक्ट्रॉनिक्स में अबरक का उपयोग किया जाता है, ये भी आप यहाँ पर ध्यान रखें। इसके बाद में देखो जादूगोड़ा यूरेनियम स्थान है, सिंहभूम जिला झारखंड, और भारत की सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खान है। इसका उपयोग यहाँ पर याद रख सकते हैं, यूरेनियम का उपयोग परमाणु ऊर्जा उत्पादन में। अच्छा, अगला है यहाँ पर सिंहभूम झारखंड। सिंहभूम झारखंड तांबा के लिए भी जाना जाता है, प्रसिद्ध है तांबा उत्पादन के लिए। प्रमुख क्षेत्र है राका खान, मौसाबनी। अच्छा, झरिया झारखंड के बारे में याद रखें, कोयला के लिए जाना जाता है, जो कि भारत का सबसे प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र माना जाता है ये आप यहाँ पर देखेंगे साथियों। इसके बाद में देखो यहाँ कोकिंग कोयला पाया जाता है, ये भी जानकारी याद रखें। कोकिंग कोयला ये कहाँ पर पाया जाता है, तो ये आपको यहाँ पर बता देना है कि झरिया झारखंड में पाया जाता है ये आप यहाँ पर ध्यान रखें। अत्यंत उपयोग होता है इसका, कोकिंग कोयला पाया जाता है। और इसका उत्पादन, इसका महत्वपूर्ण उपयोग किस में होता है, ये क्यों महत्वपूर्ण है, किसके लिए महत्वपूर्ण है, तो इस्पात उद्योग के लिए महत्वपूर्ण है साथियों। समदाब रेखाएं क्या है, समदाब रेखाओं के बारे में भी याद रखेंगे यहाँ पर। समदाब रेखाएं क्या है, तो समदाब रेखाओं के बारे में याद रखें यहाँ पर, वे कल्पित रेखाएं जो मानचित्र पर समान वायुदाब वाले स्थानों को जोड़ती है। अच्छा, क्या याद रखेंगे यहाँ पर, वे कल्पित रेखाएं जो मानचित्र पर समान वायुदाब वाले स्थानों को जोड़ती है, समदाब रेखाएं कहलाती है। इसका महत्व क्या है, तो मौसम का अध्ययन होता है, पवनों की दिशा और गति समझने में सहायक है ये। इसकी विशेषता है पास पास तेज हवाएं और दूर दूर धीमी हवाएं चलती है। 42 नंबर पे हैं यहाँ पर बोलीविया। बोलीविया महाद्वीप दक्षिण अमेरिका में है। बोलीविया देश दक्षिणी अमेरिका में आता है, और इसकी विशेषता है इसे कहते हैं स्थल रुद्ध देश। इसे क्या बोलते हैं, स्थल रुद्ध देश के नाम से जाना जाता है। इसकी राजधानी सुक्रे संवैधानिक रूप से और ला पौज ये प्रशासनिक दृष्टि से है,
और इसका महत्व है, एंडीज पर्वतमाला का भाग है ये, बोलिविया एंडीज पर्वतमाला का भाग है, टीटिका का झील का हिस्सा है, ये भी आप यहाँ पर याद रखेंगे। अगला है यहाँ पर कावेरी नदी। कावेरी नदी का उद्गम की बात करें तो ब्रह्मगिरी पर्वत याद रखें, कर्नाटक है, और प्रवाह क्षेत्र या प्रवाह राज्य है कर्नाटक है, तमिलनाडु है, और इसका समापन हो ये कहाँ पर जाकर खत्म हो जाती है, तो बंगाल की खाड़ी में ये गिर जाती है, वहाँ पर इसका समापन हो जाता है साथियों, बंगाल की खाड़ी में गिरती है कावेरी नदी। इसका महत्व क्या है, तो दक्षिण भारत की प्रमुख नदी मानी जाती है और कृषि और जलापूर्ति के लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आपको याद रखना है समदाब रेखाएं, ये समान वायुदाब है ना, और बोलिविया ये कहलाता है स्थल रुद्ध देश, कावेरी नदी ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अगला है यहाँ पर संयुक्त राज्य अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र में क्या अंतर है, इसके बारे में याद रखें। संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करें तो यूएसए यह एक देश है, और महाद्वीप याद रखें उत्तरी अमेरिका। राजधानी है इसकी वॉशिंगटन डीसी, वॉशिंगटन डीसी याद रखें यहाँ पर। और इसके बाद में आप याद रख सकते हैं इसकी प्रणाली जो है संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य है, मुद्रा इनकी क्या है, डॉलर है, कार्य क्या है, अपने देश का शासन और प्रशासन, रक्षा, अर्थव्यवस्था। अच्छा, ये संयुक्त राज्य अमेरिका के बारे में हमने यहाँ पर देखा। इसके बाद में संयुक्त राष्ट्र संघ जिसे आप कहते हैं है ना, तो संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूनाइटेड नेशंस की बात करें, यूएन की बात करें, तो ये एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, ये देश नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 में। अगला है यहाँ पर देखो, अगला क्या है, मुख्यालय की बात करें तो यहाँ पर इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क है, और सदस्य देश लगभग यहाँ पर 193 देश याद रख सकते हैं। इसका जो मुख्य कार्य है वो क्या है, विश्व शांति बनाए रखना, मानवाधिकारों की रक्षा करना, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, ये इनके मुख्य कारण है। अब यहाँ पर देखो डायरेक्ट आप मुख्य अंतर देख सकते हैं, यूएसए ये देश है, यूएन ये देशों का संगठन है। 45 नंबर पे हैं अशोक स्तंभ। अशोक स्तंभ के बारे में आपको याद रखना है, इसका निर्माता सम्राट अशोक, और काल माना जाता है मौर्य काल। सारनाथ स्तंभ, और इसके बाद में आप याद रख सकते हैं यहाँ पर सारनाथ स्तंभ जिसमें 4 सिंह यानी चारों दिशाओं की ओर इनका मुंह है, और महत्व है इनका, यही भारत का राष्ट्रीय प्रतीक माना जाता है। यही क्या है, यह भारत का राष्ट्रीय प्रतीक माना जाता है। अशोक स्तंभों का जो लेख है वो ब्राह्मी लिपि में लिखा गया, ये आप यहाँ पर ध्यान रख सकते हैं। धम्म यानी धर्म के उपदेश। इसके बाद में है यहाँ पर भारत के राष्ट्रीय प्रतीक। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक हम यहाँ पर देखने वाले हैं। राष्ट्रीय प्रतीक का नाम है जैसे राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह की बात करें तो अशोक स्तंभ है 4 सिंह वाला, और राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है। राष्ट्रीय गान कौन सा है, जनगण मन। और राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। राष्ट्रीय पशु बाघ, राष्ट्रीय पक्षी मोर, राष्ट्रीय फूल कमल है, राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है, राष्ट्रीय नदी गंगा। इसके बाद में देखो यहाँ पर राष्ट्रीय फल आम, और राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन, और राष्ट्रीय पंचांग सक्समंत, ये आप यहाँ पर देखेंगे। 47 नंबर पे हैं विश्व के सभी महासागर। विश्व के सभी महासागर के बारे में 1-2 लाइन में हम यहाँ पर इसकी सामान्य जानकारी लेंगे। जैसे प्रशांत महासागर की बात करें तो यहाँ पर प्रशांत महासागर के बारे में याद रखना है, जो महत्वपूर्ण है, ये विश्व का सबसे बड़ा और गहरा महासागर माना जाता है। सबसे गहरी खाई मेरियाना ट्रेंच, ये भी याद रखें। अटलांटिक महासागर है जिसके बारे में आपको याद रखना है, ये दूसरा सबसे बड़ा महासागर है, और ये सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग है साथियों। इसके बाद में देखो यहाँ पर हिंद महासागर। हिंद महासागर तीसरा सबसे बड़ा महासागर है, सबसे गर्म महासागर माना जाता है ये। सबसे गर्म महासागर कौन सा है, हिंद महासागर। आर्कटिक महासागर सबसे छोटा और उतला महासागर है, उत्तरी ध्रुव के आसपास है ये, तो आर्कटिक महासागर आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। और 5वां है यहाँ पर, 5वां याद रख सकते हैं आप यहाँ पर, दक्षिणी महासागर, अंटार्कटिका महासागर, और ये ठंडा महासागर है। इसके बाद में देखो यहाँ पर यूएसए एक देश है, यूएन अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, ये हमने अभी देखा ही था लेकिन यहाँ पर दोबारा आ गया ये। राष्ट्रीय प्रतीक की बात करें तो अशोक स्तंभ है, और सबसे बड़ा महासागर प्रशांत है, सबसे छोटा महासागर कौन सा है, आर्कटिक महासागर। इसके बाद में 48 नंबर पे हैं यहाँ पर संसार की सबसे प्रसिद्ध पर्वत श्रेणियाँ कौन कौन सी है। देखो यहाँ पर विश्व की
प्रमुख पर्वत श्रेणियों की बात करें तो यहाँ पर देखो सबसे पहले स्थान पर आता है हिमालय पर्वत श्रेणी। संसार की ये सबसे प्रसिद्ध और सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है साथियों। और ये कौन से महाद्वीप में है? एशिया महाद्वीप में है। हिमालय पर्वत श्रेणी एशिया महाद्वीप में आता है। और विश्व की सर्वोच्च चोटी की बात करें तो माउंट एवरेस्ट है यहाँ, ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। इसके बाद में है एंडीज पर्वत श्रेणी। एंडीज पर्वत श्रेणी का नाम आपने सुना होगा। ये संसार की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी मानी जाती है और ये दक्षिणी अमेरिका में आता है। एंडीज पर्वत श्रेणी कौन से महाद्वीप में आती है? तो दक्षिणी अमेरिका याद रखें यहाँ पर, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में है रॉकी पर्वत श्रेणी। रॉकी पर्वत श्रेणी उत्तरी अमेरिका में आता है। अल्प्स पर्वत श्रेणी ये यूरोप में है। प्रसिद्ध चोटी की बात करें तो माउंट ब्लॉन्क का नाम याद रखें यहाँ पर। इसके बाद में यूराल पर्वत श्रेणी, इसका महत्व है यूरोप एशिया की सीमा पर है ये। और विश्व की प्रमुख नदियों की बात करें तो यहाँ पर देखो प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी है? तो जैसे नील नदी है, नील नदी अफ्रीका महाद्वीप में आती है और ये विश्व की सबसे लंबी नदी है। अमेजन की बात करें तो ये दक्षिणी अमेरिका में है और ये सबसे अधिक जल वाली नदी है। अच्छा, यांगतीसी नदी की बात करें तो यांगतीसी नदी के बारे में, ये एशिया की है, एशिया में है ये, और ये एशिया की सबसे लंबी नदी है। मिसिसिपी, मिसूरी ये उत्तरी अमेरिका की लंबी प्रणाली है साथियों। इसके बाद में यहाँ पर आप याद रख सकते हैं गंगा एशिया भारत की पवित्र नदी है। गंगा जो कि ये एशिया महाद्वीप में है और ये भारत की पवित्र नदी है। इसके बाद में है डेन्यूब। डेन्यूब यूरोप महाद्वीप में है ये और कई देशों से होकर गुजरती है। और आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है जो आपको यहाँ पर देखना है, विश्व की प्रमुख झीलों के बारे में। प्रमुख झीलों की विशेषताएं देखेंगे, जैसे कैस्पियन सागर के बारे में आपने पढ़ा होगा, यह विश्व की सबसे बड़ी झील है। और सुपीरियर झील के बारे में याद रखें, क्षेत्रफल में यह सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। विक्टोरिया झील, विक्टोरिया झील के बारे में याद रखें, ये अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है। और बेकाल झील, बेकाल झील ये सबसे गहरी झील है साथियों। तो दोस्तों ये थी आज की जानकारी, आज की महत्वपूर्ण सीरीज जिसमें हमने 50 टॉपिक यहाँ पर कवर किए हैं और लगभग 500 क्वेश्चन आपके यहाँ पर कवर हो गए हैं साथियों। अगर यहाँ से कोई क्वेश्चन बनता है तो आप बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे साथियों, अगर आपने सीरीज लास्ट तक देखी है तो। और इसका ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कर सकते हैं आप इस सीरीज का, और अपने मित्रों तक भी शेयर करें ताकि 50 टॉपिक के माध्यम से वो 500 क्वेश्चन कवर कर पाए। और संपूर्ण भारत विश्व सामान्य ज्ञान आपने यहाँ पर एक नज़र में यहाँ पर कवर कर लिया साथियों। ये सीरीज सबके लिए महत्वपूर्ण है, 9th से लेकर 12th तक के सभी विद्यार्थी मित्रों के लिए महत्वपूर्ण है ये। और राज्य व केंद्रीय स्तर की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से भी ये महत्वपूर्ण है, जिसमें भारत विश्व का सामान्य ज्ञान पूछा जाता है। सीरीज कैसी लगी कमेंट जरूर करें, और चैनल पर पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे एक और धमाकेदार सीरीज के साथ, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।